पूरा उत्तर प्रदेश समेत प्रयागराज भी बाढ़ की चपेट में है। आज हमारे साथ बाढ़ का जायज़ा लेने के लिए समाज सेवी इंद्रजीत कुमार जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल इंद्रजीत कुमार जी आपसे यही है कि बाढ़ पीड़ित इलाकों का आप जायज़ा करने आए, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले टुडे प्रेस इंडिया और अपने चाहने वालों को बहुत बहुत नमन, अभिनंदन और वंदन करते हुए बताना चाहूँगा कि जब बाढ़ के इलाकों में हम गए तो बाढ़ के इलाकों में जो हमें दिखाई दिया वो बहुत ही हृदय विदारक था, क्योंकि कई घरों में पानी घुसा हुआ था। कई घर के लोग अपने सामान को इधर से उधर फेंक रहे थे, कुछ छतों पर स्थित थे। जो दूर दराज ये गांव आप देख सकते हैं, महिवा सामने गांव है। इस गांव के जो निचले इलाके में घर बने हुए हैं, इनमें सब में पानी भर गया था। सरकार की तरफ से कोई भी मदद उनको नहीं दी गई। यहाँ तक कि मदद के नाम पर जो राशन मिल रहा है, महीने में एक बार मिलता है 5 किलो, इसके आधार पर वो भरण पोषण कर रहे हैं। उनके लिए काम का अभाव है। कहीं से भी किसी तरह की हमारे नाव वालों को और हमारे गरीब मजदूरों को किसी तरह की सरकार मदद नहीं कर रही। सरकार पूरी तरह से इस साजिश पर लगी हुई है कि गरीब और गरीब हो जाए और मध्य वर्ग गरीबी में आ जाए। इसके लिए आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश या पूरे भारत के कोटों में जहां राशन सरकार के द्वारा दिए गए राशन, जिसमें अब झोला छाप फकीर के चेहरे के साथ झोला भी आ गया है। झोला छाप हमारे फकीर जो प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हैं, और फकीर के फोटो के साथ झोला भी प्रोवाइड हो रहा है। उसमें 1 यूनिट पर 5 किलो राशन के हिसाब से मिल रहा है, परंतु ये हम विडंबना है उत्तर प्रदेश की कि कोटेदार 1 यूनिट पर 3 किलो ही दे रहा है, 2 किलो काट ले रहा है। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि आप कल छत्तीसगढ़ में थे, तो वहाँ से आप क्या करने वाले हैं? किस तरीके की जो रथ यात्रा निकालना है छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश, वो किस तरीके से निकलेगी और हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। छत्तीसगढ़ में हम आदिवासी समाज और वहाँ के मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री को बधाई देने गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए जो कार्य किया, वहाँ के किसानों के लिए जो कार्य किया, वो बहुत ही सराहनीय था। सबसे पहला कार्य मैं उनका बताऊँगा, उन्होंने ग्राम गौ योजना के तहत गऊ का गोबर अर्थात जानवरों का गोबर खरीदने का अभूतपूर्व और सराहनीय कार्य किया, जिससे वहाँ के मजदूर किसान कमेरों के पास आज छोटी सी आमदनी का रास्ता है। उन्होंने हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों का व्यापार रोजगार जंगल से होता है। पहले उनके कुछ फसलों को ही, कुछ उपज को ही, जंगल की कुछ उपज को ही खरीदा जाता था सरकारी रेट पर। आज वहाँ 25 से अधिक जंगल के उत्पादों पर MSP के आधार पर खरीदारी हो रही है, जो आदिवासी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि वो आज आत्मनिर्भर हैं। वो झोला छाप फकीर के दिए हुए झोले पर निर्भर नहीं है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन राशि से आज आत्मनिर्भर है। जिसके लिए हम वहाँ गए, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को बधाई दी और आदिवासी भाइयों से मिले। जो आप तक फोटो पहुँची होगी, जहाँ एक आदिवासी बहन से ये हमारे हाथ में बंधी हुई राखी भी हमारी एक आदिवासी बहन ने बांधा और आशीष दिया कि भैया आप मेहनत करो, निश्चित रूप से एक दिन सत्य की विजय होगी। अच्छा, एक सवाल और आपसे, आपने हमारे चैनल पे एक वीडियो जो आपका इंटरव्यू था, वो पूरी तरीके से वायरल हो चुकी है। उस पर आपके पास RSS की तरफ से फ़ोन भी आ रहे हैं, तो किस तरीके से परेशान, क्या बोलते हैं आपसे? वो सीधा प्रश्न करते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी के किए गए कार्यों से सहमत नहीं हैं। अरे भाई, जनता है हमें जो गलत दिखेगा वो बोलेंगे नहीं। वो सीधे IT सेल वाले हैं, जिनका टारगेट है कि किसी भी तरह से बीजेपी की इमेज डाउन ना हो। अरे जब गलत करोगे, अभी कल का आप देखिए, हमारी वित्त मंत्री जी की तरफ से एक बयान आया कि वो भारत की कई संपत्तियों को 100 साल के लिए दे रही, लीज पर देने जा रही। उनकी माताजी दहेज में लेके आई थी। उनकी माताजी एक सवाल भी उठा रहे हैं सत्ता पक्ष वाले कि पहले पूरी बात तो सुनिए। एक सत्ता पक्ष वाले सवाल भी उठा रहे हैं कि आपको 110 साल हो गए सरकार की ज़मीन लीज पर रहने, राहुल गांधी और इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी साल, क्या वो जायज़ है? हम जो कर रहे हैं वो जायज़ नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? अगर पिछली सरकार ने कोई गलती की है तो उस गलती को सुधारिए कि आप भी वही गलती करेंगे। ये कौन सी बात है? उन्होंने कोई गलती की और आप उसी गलती को और बड़े स्तर पर करेंगे। हम भाई भारत के नागरिक हैं। इस प्रॉपर्टी को बनाने में हम रात दिन टैक्स देते हैं। सुबह से मंजन करने से लेकर शाम को सोने से पहले तक अगर मोबाइल में बात किया तो टैक्स भरते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, और रात में कहीं कहीं जहाँ मच्छर लगता है गुड नाइट जला करके, वहाँ भी हम सोते सोते भी टैक्स भरते हैं। टैक्स लगता है। हाँ,
24 घंटे हम टैक्स भरते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से बनाई गई संपत्ति को आप किसी और को दोगे, उसके बाद क्या होगा? वो उसी संपत्ति के आधार पर हमारे बैंकों से लोन लेगा और बैंकों को भरेगा नहीं, एनपीए हो जाएगा, फिर हमारे ही टैक्स के पैसे से उसका एनपीए खत्म किया जाएगा। इस मोदी सरकार ने, आप विश्वास नहीं करेंगे, 80 लाख करोड़ अब तक 7 सालों में इन व्यापारियों का लोन माफ करने में बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से आप बताइए, सड़क जो बन रही है वो विश्व बैंक के पैसे से बन रही है, उसके बाद भी डीजल पे टैक्स 33 रुपए, किस बात का? उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हम सड़क प्राइवेट को दे देंगे, किस बात के लिए? हर चीज़ पर टैक्स आपने बढ़ा दिया, हर चीज़ पर महंगाई बढ़ा दी, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमारा खर्चा नहीं पूरा हो रहा। ये खर्चा जा कहाँ रहा भाई? ये पैसे जा कहाँ रहे? निश्चित रूप से बड़े पूंजीपतियों द्वारा लिए गए कर्ज को माफ करने में इनके सबसे अधिक धन व्यय हो रहे हैं, जिसकी वजह से देश में कहीं पे भी किसी भी आम आदमी के लिए कोई भी भलाई का कार्य नहीं हो पा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, देश जो है भयंकर महंगाई की चपेट में है, उसके बाद भी जो देश के हमारे युवा हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू तो पहले है, हमारा पेट बाद में है, हमारे बच्चे बाद में है, हमारा घर बाद में। तो उन युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो धर्म को पहले मानते हैं और अपने को बाद में? धर्म किसी भी देश में अफीम की तरह होता है। अफीम खाकर जैसे व्यक्ति नशे में होता है, वैसे ही धर्म में एक नशा होता है, उन्माद होता है, और इस उन्माद को सरकार जानती है किस तरह से बढ़ाना है। उसको बढ़ावा दे करके लोगों के भावनाओं से खेल करके केवल और केवल सरकार अर्थात बीजेपी अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रही है। किस युवा को हिंदू मुसलमान से एक पैसे का लाभ हो गया? किस युवा को? हमारे भारत में जो मुस्लिम भाई हैं उसमें 95% हिंदू से मुसलमान बने हैं। अगर आप में दम है तो उनको वापस हिंदू बना लो ना, उनको आप बाहर कर, उनसे लड़ाने की बात क्यों करते हो? उनका डीएनए एक ही है, जो कि आरएसएस से मोहन भागवत जी ने भी बोला कि डीएनए एक है। निश्चित रूप से डीएनए एक है। क्यों? क्योंकि भारत में बसने वाले मुसलमान हिंदू भाइयों के ही रूपांतरण रूप है, और धर्म केवल जीने की राह दिखाता है, एक पद्धति सिखाता है, सामाजिक होने का एक दायरा बताता है, ना कि हमें लड़ने की प्रेरणा देता है। प्रत्येक धर्म मानवता की बात करते हैं। लड़ाने का काम, साजिश करने का काम राजनेताओं का है। जैसे अभी अमेरिका की वजह से अफगानिस्तान में तालिबान हावी हो गया। कारण क्या है? कि तालिबान के नाम पर पूरे विश्व में दहशत फैलाएगी ये टुच्ची कौम, टुच्चे लोग, और गोदी मीडिया उनकी जय जयकार कर रही है। गोदी मीडिया ने कभी ये बताया कि तालिबान के आ जाने से अफीम की खेती अफगानिस्तान में सबसे कम हो जाती है, अर्थात अफीम की खेती कम होने से स्मैक, हीरोइन और तमाम मादक द्रव्य पदार्थों का उत्पादन कम हो जाएगा, जिससे हमारे युवा तमाम तरह की विसंगतियों से बच पाएंगे। परंतु तालिबान को दहशतगर्द दिखा के, वो दहशत क्या है? वो तो केवल महिलाओं में थोड़ा सा, उनमें ये मानता हूँ कि वो थोड़ा धार्मिक रूप से कट्टर हैं, और धार्मिक कट्टरता को वो महिलाओं के ऊपर रूढ़ियों के रूप में लागू करते हैं, और सज़ा उनकी ऐसी होती है जैसे आप अपराध कियोगे उसी अनुकूल सज़ा होती है। थोड़ा ये सज़ा टफ है, मानवता के हित के खिलाफ है, परंतु इससे तालिबानी आतंकवादी हो गए। ये एक ज़बरदस्ती का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, और यही नहीं, अफगानों को हटाकर तालिबानों को लाने के लिए पूरी की पूरी भारत सरकार, पूरी की पूरी अमेरिका सरकार और पूरे विश्व जिम्मेदार है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो ये थे इंद्रेश कुमार जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत जब तक मोदी सरकार है तब तक बर्बादी की राह पर जाता रहेगा। हमारा ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।